नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई नायक हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके रास्ते, जिनके तरीके हमेशा एक बहस का मुद्दा रहे। एक ऐसे ही नेता थे जिन्होंने आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग, एक सशस्त्र रास्ता चुना। तो चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की परतों को खोलते हैं और उनकी इस जटिल विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक आग थी। ये नेताजी के पूरे दर्शन, उनकी पूरी सोच का निचोड़ था कि आज़ादी भीख में नहीं मांगी जाती, जीती जाती है। ये उस जबरदस्त इच्छा शक्ति का ऐलान था जो देश की आज़ादी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। तो सवाल उठता है, कौन थे सुभाष चंद्र बोस? हाँ, एक जबरदस्त लीडर थे जिनकी बातों में वो जादू था कि लोग खिंचे चले आते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान, वो थे आजाद हिंद फौज के संस्थापक। एक ऐसी सेना जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया, एक सशस्त्र मोड़ दे दिया था। तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एक होनहार स्टूडेंट एक क्रांतिकारी बन गया, फिर कांग्रेस में उनका तेजी से ऊपर उठना, और फिर वो बड़ा मोड़ जब उन्होंने आजादी के लिए अपना एक बिल्कुल अलग रास्ता बना लिया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? चलिए कहानी की शुरुआत में ही चलते हैं, उनके बचपन और जवानी के दिनों में, और देखते हैं कि वो कौन से पल थे जिन्होंने एक राष्ट्रवादी की नींव रखी और उनकी जिंदगी की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, 1897 में कटक में जन्म हुआ एक होनहार लड़का, इतना तेज दिमाग कि 1920 में इंग्लैंड जाकर उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा आईसीएस पास कर ली। मतलब ब्रिटिश हुकूमत में सबसे बड़ा पद, ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ तय था। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1921 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भारत में आज़ादी की जो लहर चल रही थी उसने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया था। उन्होंने एक चमकते हुए करियर को ठोकर मारकर देश सेवा का मुश्किल रास्ता चुना। तो भारत वापस आके वो सीधे राजनीति के मैदान में उतर गए। और अब हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी आवाज बन गए। और कांग्रेस में उनका आना किसी तूफान की तरह था। आते ही वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। उन्हें चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेता का साथ मिला। उन्होंने अपना अखबार स्वराज शुरू किया ताकि अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकें। और उनकी मेहनत और लगन देखिए, 1927 में वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए और 1938 आते आते तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। ये उनके बढ़ते हुए कद का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कहते हैं ना, टॉप पर पहुंचना एक बात है और वहां बने रहना बिल्कुल दूसरी। और यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत अहम मोड़ आता है। ये वो वक्त था जब उनके विचार आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे महात्मा गांधी के विचारों से टकराने लगे। तो ये टकराव था किस बात पर? असल में ये आज़ाद भारत कैसा होगा, इसे लेकर दो अलग अलग सपनों की लड़ाई थी। एक तरफ थे बोस, जो चाहते थे कि भारत एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल देश बने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का मानना था कि भारत की ताकत उसके गांवों में है, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की लड़ाई नहीं थी, ये भारत के भविष्य को लेकर, भारत की आत्मा को लेकर एक वैचारिक जंग थी। और ये वैचारिक लड़ाई 1939 में अपने पीक पर पहुंच गई। बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार के खिलाफ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और जीत गए। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। लेकिन इस जीत के बाद भी पार्टी के अंदर से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। नतीजा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और बस यही वो पल था जब सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। लेकिन बोस रुकने वालों में से नहीं थे। कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी एक नई पार्टी बना ली, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, देश की उन सभी ताकतों को एक साथ लाना जो आज़ादी के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। और अब कहानी में वो हिस्सा आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। नेताजी का भारत से अचानक गायब हो जाना और फिर विदेश की धरती पर आज़ादी के लिए एक पूरी फौज खड़ी कर देना। ये किस्सा बिल्कुल किसी जासूसी कहानी जैसा है। 1941 में उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दी और देश से निकल गए। इसी दौरान साउथ ईस्ट एशिया में एक और बड़े क्रांतिकारी थे, रासबिहारी बोस, जो पहले से ही वहां आज़ादी के लिए माहौल बना रहे थे। फिर 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने इस पूरी मुहिम की कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने वहां मौजूद भारतीय युद्ध बंदियों और आम लोगों को इकट्ठा किया और आज़ाद हिंद फौज को एक नई जिंदगी, एक नई ताकत
और ये कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी, हम बात कर रहे हैं लगभग 45,000 सैनिकों की। ये नंबर अपने आप में बताता है कि नेताजी का करिश्मा कैसा था और लोगों के दिलों में आज़ादी का जुनून किस हद तक था। और इस फौज का एक ही नारा था, एक ही लक्ष्य, दिल्ली चलो। बस दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। पता है, आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, वो एक चलती फिरती सरकार थी। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में भारत की आज़ाद सरकार का ऐलान कर दिया। अंडमान में तिरंगा भी फहराया और शायद उनका सबसे क्रांतिकारी कदम, उन्होंने औरतों की एक पूरी की पूरी रेजिमेंट बनाई, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जिसकी कमांडर थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। उस जमाने में ये सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत प्रोग्रेसिव बात थी। हाँ, ये सच है कि आज़ाद हिंद फौज दिल्ली नहीं पहुंच पाई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है, भले ही वो जंग के मैदान में हार गए, लेकिन आज़ाद हिंद फौज ने हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उनके सिपाहियों की बहादुरी के किस्सों ने पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी आग लगा दी थी जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और फिर 18 अगस्त 1945, वो तारीख जब एक खबर आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। खबर थी कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी नहीं रहे। एक ऐसी तूफानी जिंदगी का इतना अचानक, इतना दुखद अंत, जो आज भी कई सवालों के घेरे में है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि हम नेताजी को कैसे याद रखें, एक ऐसे हीरो की तरह जिसने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपने दुश्मन के दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। उनकी विरासत आसान नहीं है, वो बहुत जटिल है, और यही सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की किताबों में नेताजी का सही मकाम क्या होना चाहिए।